तो हेलो एंड वेलकम टू जॉब सीकर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 इन दोनों वैकेंसीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज की डेट हो गई है 23 जुलाई और आप इस फॉर्म को 27 तक भर सकते हैं। तो आपके पास शेष अभी 4 दिन रह गया है। आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में वैसे भी हम जानेंगे कि इस वैकेंसी को कब से कब तक भर सकते हैं और क्या एज ग्रुप है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पेमेंट स्केल होगी, कितनी वैकेंसीज हैं और एग्ज़ाम डेट कब कब होंगी और इसके क्या क्या सेक्शंस होंगे, एग्ज़ाम सेक्शंस, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो बनी रहिएगा मेरे साथ। तो इस एग्ज़ाम फॉर्म की जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस थी वो निकली थी 21 जुलाई को। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया था 28 जून से और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 28 जुलाई है। तो आपने अगर फॉर्म नहीं भरा अभी तक तो जल्दी से जाके भर दीजिए। लास्ट डेट के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, क्योंकि लास्ट डेट के टाइम पे आपका सर्वर डाउन हो जाता है और आप जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 30 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन अगर आपने कोई गलती कर दी हो फॉर्म में तो वह आप 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के बीच उसको करेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई स्क्राइब कैंडिडेट है जिसको स्क्राइब का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति दिव्यांगजन है जिसके हाथ और आँख काम नहीं कर रही, तो वो किसी और पर्सन को बुला के एग्ज़ाम देता है, उसको स्क्राइब बोलते हैं। उस स्क्राइब की जो डिटेल है वो ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनको स्क्राइब चाहिए, वो व्यक्ति उस स्क्राइब की डिटेल अपनी 11 से लेकर 11 अगस्त से 15 अगस्त तक उसकी जो डिटेल है, स्क्राइब की डिटेल है, एप्लीकेशन पोर्टल पे अपडेट कर सकता है। इस फॉर्म को आप 28 जुलाई रात के 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। आप आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कौन लोग एलिजिबल हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इसमें पेमेंट आपको 30,000 मिलती है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 होना चाहिए। 18 से 33 साल आपको मिलेगी। अब इसमें सबसे बड़ा अपवाद है कि अगर आप OBC हैं तो आपको 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है। 3 इयर्स की रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि आप अगर OBC हैं तो आप 36 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप SC ST हैं तो आप इस फॉर्म को 35 तक भर सकते हैं, 38 तक भर सकते हैं। और इसमें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 183 वैकेंसीज़ हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो ये लेवल 2 पोस्ट होती है। इसमें आपको 20,000 अराउंड सैलरी मिलती है। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC हैं तो 33 तक अप्लाई कर सकते हैं, SC ST हैं तो 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको वैकेंसी से 6,000 के अराउंड वैकेंसी मिलती है, इंक्लूडिंग अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो दोनों, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो 62,338 वैकेंसीज आपके लिए हैं। जरा ये अब जो हम थोड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड को समझ लेते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कहता है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो और आपकी दूर की विजन आपकी 6/9 होनी चाहिए, विथ और विदाउट ग्लास। अगर आपकी पास की जो दृष्टि है वो चश्मा लगा करके 0.6 तक होनी चाहिए, मस्ट पास। और आपको फिर कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट और मिजोपिक यानी कि पास की दूरी का टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। B1 को समझें तो मेडिकल स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपकी जो दूर की दृष्टि है वो 6/9, 6/12 ग्लास और के विद और विदाउट ग्लास आप इतने दूर तक देख लेना चाहिए। आपका 4 डायोप्टर का से ज़्यादा की आपकी आँख की लेंस के पावर आपका 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर डिस्टेंस विजन आपकी 0.6 तक आप देख सकते हो विद और विदाउट ग्लास, या आप जो भी चश्मा पहनते हैं। आप अगेन इसमें भी आपका कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट और मिजोपिक विजन टेस्ट होगा। B2 स्टैंडर्ड की बात करें तो अगेन 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लास, 4 डायोप्टर से ज़्यादा आपके चश्मे की पावर नहीं होनी चाहिए। ये सारे स्टैंडर्ड आपको पास करने पड़ेंगे। C1
मेडिकल स्टैंडर्ड कहता है 6/12, 6/18 विद और विदाउट ग्लास। आपकी दृष्टि मतलब आप दूर तक आप 6/12, 6/8 तक देख सकते हैं। और चश्मा या चश्मे के साथ। और आपकी जो पास की दृष्टि है वो 0.6 होनी चाहिए, ग्लास लगा करके या चश्मा लगा के या बिना चश्मे के। तो ये डिस्टेंस विजन आप अच्छे से पहले अपनी चेक कर लीजिए, इसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो एंड में अगर आपका मेडिकल फेल होता है तो आप इस फॉर्म में सिलेक्ट होने के बाद भी। नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन, नेपाली, भूटानी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तिब्बतियन रेफ्यूजीज जो 1 जनवरी 1962 से पहले के बाद के आए के पहले के जो पर्सन हैं, वो अगर परमानेंटली इंडिया में रह रहे हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट 18 से लेकर 33 साल तक की उम्र वाले इस फॉर्म को टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओबीसी वाले इसको 36 तक अप्लाई कर सकते हैं, SC ST वाले इसको 38 तक अप्लाई कर सकते हैं। और सेम टेक्नीशियन ग्रेड 3 18 से 30 साल तक के अनरिजर्व कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले 33 तक कर सकते हैं और SC ST वाले 35 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको पढ़ लीजिए +5 और +3 मिली है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको 6, 3, 8 साल तक का रिलैक्सेशन मिला है। ओबीसी एस उसमें मतलब एक्स सर्विसमैन अगर ओबीसी हैं तो, एक्स सर्विसमैन अगर SC ST हैं तो 8 साल तक के लिए, एक्स सर्विसमैन अगर ओबीसी हैं तो 6 साल तक के लिए इनको एज रिलैक्सेशन मिली है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD वैकेंसी की अगर बात करें तो 10 साल तक के लिए उनको छूट दी गई है। अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 10+3 यानी 13 ईयर्स तक के लिए उनको एज रिलैक्सेशन मिला है। मान लीजिए अगर वो 43 के हैं तो ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 46 हैं तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इनके चीज़ों में वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही चीज़ आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी मिलेगी देखने। और साथ में आपको अब 7th पे सेंट्रल कमीशन मिलेगा। अब थोड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी हो, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी है हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। और आपके पास पहले से जो भी आपकी एजुकेशनल टेक्नीशियन डिग्री है यानी ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, वो आपके पास 28 जुलाई से पहले पहले की ख़त्म हो जानी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है फाइनल ईयर की मार्कशीट तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ATM से कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें तो पता होंगी होंगी। EWS की और EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की अगर हम बात करें तो उनकी सैलरी 50,000 से कम एनुअल होनी चाहिए। 50,000 से ज़्यादा साल में वो ना कमाए नहीं कमाना होना चाहिए, तभी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कहलाएंगे। अब जरा हम एग्ज़ाम फीस के रिफंड की बात कर लेते हैं। ये पहली चीज़ जो एग्ज़ाम फीस है वो उन्हीं लोगों को रिफंड होगी जो CBT एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे। मान लीजिए आपने दी है फीस 500 रुपये, तो 500 रुपये तो खैर आप देंगे नहीं क्योंकि 550 कुछ आप फीस देंगे, उससे ज़्यादा ही देंगे। तो ये 400 आपको रिटर्न हो जाएगा, मगर उस केस में कि पहले आपने एग्ज़ाम अटेंड किया हो तब, और दूसरा आपने सही अकाउंट डिटेल्स डाली हो, सही IFSC कोड डाला हो, तब आपको इस फॉर्म की जो फ़ीस है वो रिटर्न हो जाएगी। आप खुद अपनी बैंक अकाउंट डिटेल के डालने के गलत डालने के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। अगर इन केस आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें तो वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब होता है SC ST जातिगत गणना, जातिगत रिजर्वेशन जैसे SC ST OBC
है ना। और सबसे ऊपर आते हैं अनरिजर्व्ड, इनको कोई कोटा, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। और अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, अंधे लूले लंगड़े, ये सारे हमारे दिव्यांगजन भाई आ जाते हैं। ईडब्ल्यूएस भी अब आ गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल आप हमेशा देखेंगे, इसका मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास वो होती हैं जिनकी सालाना आय जो रहती है वो 50,000 से कम हो। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जिनकी सालाना आय यानी एनुअल इनकम उनकी 8 लाख से कम हो। अभी तो यही चल रहा है 8 लाख, अब आगे पता नहीं कितना कर देंगे। अब इस एग्ज़ाम की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि क्वालिफ़िकेशन होती है उसको समझते हैं कि टेक्निशियल ग्रेड 1 को हम पहले देखते हैं। ये डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिग्नल ऑफिसर के अंदर आता है। इसमें आपको मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए रहता है। और आप विजुअली इम्पेयर्ड यानी अंधे नहीं होने चाहिए, हियरिंग इम्पेयर्ड यानी बहरे नहीं होने चाहिए। और जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आप BA BSc हो सकते हो, BA नहीं हो सकते, BSc हो गए। चाहे आपने फिजिक्स पढ़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब पढ़ी हो, BSc पढ़ी हो। और इनके कॉम्बिनेशन में जैसे जो प्लेन BSc होती है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने सिंपल सी बात है BSc करी हो, प्लेन BSc इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ या कंप्यूटर के साथ साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इन कॉम्बिनेशंस के साथ। अ, यानी कि आप ईसी से हो सकते हो, इलेक्ट्रिकल से हो सकते हो, कम्युनिकेशन से हो सकते हो, कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपने इंजीनियरिंग करी हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इन्हीं स्ट्रीम के साथ लिखा है, डिग्री इन द अबव स्ट्रीम और एनी अबव ऑफ द बेसिक स्ट्रीम से। अब अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें जिसको ट्रैक मशीनिस्ट कहते हैं, ट्रैक मशीन होती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने 10th करी हो, आपने आईटीआई करी हो, आईटीआई आपकी एनसीवीटी या एससीवीटी से हो। आपके जो आईटीआई में ट्रेड है वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मेट्रा मैकाट्रॉनिक्स से की हो आपने, या 12th करी हो, 10th करी हो, आईटीआई करी हो, फिटर से या इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रोमैकेनिक से या इलेक्ट्रो डीजल इंजन से, इन सब से आपने करी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने अप्रेंटिसशिप भी करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं करी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की ये सारी जो वैकेंसी हैं, जैसे पी वे हो गया, ब्रिज हो गया, कैरिज हो गया, वैगन हो गया, इन सब में लगभग वही चीज़ें मांगी गई हैं। तो आपने अगर करी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा थोड़ा सा आप इसको पहले पढ़ लें, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार, तब आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। क्योंकि एंड में मेडिकल के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे चीज़ें दिक्कत करती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनना है आपको, तो आपके पास इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। वायरमैन या मैकेनिक, इन ट्रेड से आपने 10th के बाद आईटीआई करी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बहुत लंबी चौड़ी वैकेंसी की लिस्ट मांगी है, बट जो क्वालिफिकेशन है वो सब में कॉमन है। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो सब में कॉमन ही है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। आपने अगर प्लेन बीएससी किया है, बीएससी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर इंजीनियरिंग सिविल को छोड़ करके यानी मैकेनिकल से करी है, इलेक्ट्रिकल से करी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से करी है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
तो आप जरा समझ लेते हैं हम कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपको किन कंडीशंस में लेनी है। एनओसी आपको किस कंडीशन में लेनी है? अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑलरेडी किसी जॉब में हैं और आपको ये जॉब ज्वाइन करनी है, तो आप जो है एनओसी का सर्टिफिकेट उस पर साइन करवाएंगे और इसमें अप्लाई करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो CBT 1 के अनुसार होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन 3 के बाद आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ज़रा समझते हैं हम CBT के पैटर्न के बारे में। CBT एक्चुअली ऐसा होता है कि आप पहले जाते हैं, आपका वेरिफिकेशन होता है 2 बार। 2 बार के वेरिफिकेशन के बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए आप कंप्यूटर पर बैठते हैं। आपको कीबोर्ड नहीं छूना रहता उसमें, आप सिर्फ कीबोर्ड से आंसर टिक करते हैं, आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं। ये जो रहता है TCS द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए आप PYQs एज मच एज PYQs जितने हो सकते हैं सबको सॉल्व कीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1/3 आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब आपने अगर 9 मार्क्स 9 क्वेश्चन करे हैं, 3 गलत किए हैं, तो आपको 8 मार्क मिलेगा। 9 क्वेश्चन किए हैं जिनमें से 3 आपने गलत किए हैं, 6 आपने सही किए हैं, तो आपका एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 9 अटैम्प्ट करेंगे उनमें से आपने अगर 3 गलत किए हैं तो 6 सही किए होंगे, तो हर 3 गलत क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क कट जाएगा और आपके मार्क यहाँ पे 6 ना मिल करके 6 - 1 विच इज़ 5, 5 मार्क्स हो जाएंगे। ये होता है नेगेटिव मार्किंग का एक कंसेप्ट। आपको जो मार्क्स होंगे वो CBT में मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं, इसलिए आपको जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज करके मिलेंगे। अनरिजर्व के कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% सही करना पड़ेगा, SC ST के कैंडिडेट्स को 30% सही करना पड़ेगा और ST के कैंडिडेट को 25% सही करना पड़ेगा। जब हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपको सबसे पहले पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपका करंट अफेयर आ जाता है। रीजनिंग पूछी जाएगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज बेसिक पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स ज़रा ध्यान से समझ के चलिएगा, इसमें आपका जो है बेसिकली जो रेलवे होता है उसमें 9th और 10th की मैथमेटिक्स और साइंस खूब पूछी जाती है। बेसिक साइंस की बात करें तो ये जो है, और अगर आपको स्क्राइब के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्क्राइब कौन होते हैं, उनको अप्लाई कैसे किया जाता है, उनकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और वो क्या क्या नियम होते हैं एग्ज़ाम में उनके द्वारा, और उनका एग्ज़ाम कैसे होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। तो एक बार जल्दी से समराइज करते हैं इस फॉर्म को। तो फॉर्म की जो डेट थी वो आप अप्लाई कर सकते हैं कुछ 28 जुलाई तक। आपके पास अभी 6 दिन हैं आज की डेट से, और आपकी पेमेंट हो जाएगी अराउंड 40,000। आपको जो क्वालिफिकेशन है आपकी, वो आपने नॉर्मल BSc किया हो, प्लेन या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर से या IT से। आपको पैटर्न जो रहेगा एग्जाम में, मैथ्स, GK, रीजनिंग और सबसे इम्पोर्टेंट साइंस, जो कि 40 नंबर वेटेज है, ये पूछा जाएगा। ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दोनों आपकी, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 ये इस पोस्ट का नाम है। आपके पास अगर आपने ग्रेड 3 में अगर आपने ITI करी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रैक मशीनिस्ट कहलाएंगे। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी की कोई दिक्कत नहीं है।
आपको तो सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए, उसके लिए आपको फाइट करनी है। एग्जाम कैसे क्लियर होगा, आप सॉल्व करें पीवाईक्यूज, टेस्ट सीरीज, इन सब से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सिर्फ यही एग्जाम आते हैं जिसे बेटे वही क्वेश्चन आते हैं आरआरबी के अंदर, आप आराम से सॉल्व कर अगर करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आरआरबी का पेपर बहुत ही आसान आता है। तो ओबीसी कैंडिडेट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं आपको कि आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब आप डीबी के लिए जाएंगे। डीबी के लिए कब जाएंगे, जब आप सीबीटी अपना क्लियर कर लेंगे, तब आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। उस समय आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके नाम है अनुराग, तो यहाँ पे आप अनुराग भरेंगे, यहाँ पे आप अपनी जो भी सरनेम है वो भरेंगे, फिर आप यहाँ पे अपने पिताजी का नाम भरेंगे, पिताजी का नाम पूरा होना चाहिए, जिस भी टाउन से आप आते हैं वो आपका भरा होना चाहिए। सपोज आप आते हैं चंडीगढ़ से, तो यहाँ पे भरा होना चाहिए। फिर जो भी आपका डिवीज़न आता है, यूनियन टेरिटरी आती है, फिर उसके बाद यहाँ पे एसडीओ के साइन होते हैं, डिवीज़न और स्टेट का नाम होता है, ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा रहता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं एक क्रीमी लेयर का पर्सन हूँ, मेरी इनकम 8 लाख से कम है। अभी के डेट में 8 लाख आपकी इनकम, एनुअल इनकम, सालाना इनकम आपकी 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो बस यहीं तक। इसके आगे की जानकारी अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस तरह की और जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वैकेंसी में, तब तक के लिए धन्यवाद।